जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लेट आया है मगर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हम आज देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम कोट देख लेते हैं। कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जब एम एकेडमी ऐप पर जितने भी लेक्चर्स मैं आपसे करवा रहा हूँ, तो उसमें मैं हमेशा आपको इमेजिनेशन के बारे में कहता हूँ कि इमेजिन कीजिए। क्योंकि इमेजिनेशन से क्या होता है कि हमारा इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो होता है। जो इंसान सिर्फ रट्टा मार रहा है, क्या उसके पास नॉलेज है? नहीं। लेकिन जो इंसान के पास एक विजन है, इमेजिनेशन है, तो उसके पास सही इंटेलिजेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए ये जो कोट है, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि ये वे ऑफ लर्निंग है। कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें सीखना है, और यही पढ़ाई, यही सीखने से हम किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो इंटेलिजेंस की मांग करती है, ना कि सिर्फ रट्टे की। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए जैसे खुशखबरी है, जो हमारा ऐप है वो अपडेट हो चुका है। तो आप अपडेट जल्द से जल्द कर लीजिए। आपको अपडेट जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हो। इसमें क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्पीड ऑप्शन आ गया है। तो अब आप स्पीड जो है वो चेंज कर सकते हो वीडियोज़ की, जिससे कि अब आप रिविजन जो है वो फास्ट तरीके से कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पर चेंज किया गया है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना आपका एक्सपायरी होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको अगर एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। और काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर आपको हेल्प एंड सपोर्ट जो है उसका भी दिखाई दे रहा है, जिससे कि अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई कांटेक्ट करना है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। उसी के साथ आप फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसी के साथ साथ पेमेंट मेथड भी यहाँ पर चेंज किया गया है। तो पेमेंट भी आपके लिए अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो एकदम इजीली, आराम से, अच्छी तरीके से आप पे जो है वो भी कर सकते हो। और वीडियोस जो है वो कंटिन्यूअसली आपके लिए आते रहेंगे, हाई क्वालिटी के आते रहेंगे। और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको उन वीडियोस के थ्रू मिलने वाली है। इसीलिए सोचिए मत, जल्द से जल्द, क्योंकि ये एक फीचर था जो स्पीड का फीचर था, जिससे कि मुझे भी पता था कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। इसीलिए मैंने जितना जल्दी हो सके ये फीचर जो है लाने की कोशिश की। अब आपका टाइम जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगेगा। फास्ट तरीके से अब आप रिविजन जो है वो भी कर सकते हो। तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जल्द से जल्द ऐप जो है उसे डाउनलोड कीजिए, या फिर ऐप को अपडेट कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आज हम यहाँ पर 30 जुलाई जो है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आ रही है, जो न्यूज़पेपर में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल रही है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने वो भी चीज़ इंक्लूड की है। हालांकि उस पर जो आर्टिकल है उसे क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी खामियां बताने के लिए, उसकी अच्छाइयाँ बताने के लिए वो हमें देखने को मिलेगा ही। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो जो भी उसके फीचर्स है वो हम यहाँ पर हम जान लेंगे, जिससे कि आगे जब इस पर आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल्स आएंगे, तो हमें समझने में आसानी जाएगी। तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये प्लेस कौन सी है आपको बताना है। मतलब क्या है कि ये जो सिसिरी रिवर ब्रिज है वो लोकेटेड है, तो ये प्लेस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स है, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ ऐसे आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वाला आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला आर्टिकल है, गवर्नमेंट वी डिजर्व। अब यहाँ पर देखिए, चर्चा हमने की थी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, क्या हमें उसके ऊपर स्विच करना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग में हमने आर्टिकल देखा था, काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें उसने कवर की थी। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है हमारे हमारे सिस्टम में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो वो भी हम अच्छी तरीके देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए तो एक्सटेंड सेक्शन में हमें जो डेस्टिनेशन मार्स है, तो मार्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पर हमें उड़न खटोले देखने को मिल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो उसके बारे में देखेंगे। उसी के साथ यहाँ पर जीएसटी प्रोसीड्स, तो जीएसटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछने वाला हूँ, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। उसी के साथ रफाल जो है वो आ चुका है, तो रफाल के बारे में भी यहाँ पर है। एरियल सीडिंग, अब यहाँ पर हम एरियल सीडिंग, डार्ट सीडिंग, तो इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अरावली में करने की कोशिश की जा रही, तो वो क्या है ये भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, हमने काफ़ी सारी खामियां जो है वो देखी थी।
हमने ओवर द टाइम पीरियड जब हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी खामियां हमने देखी। सबसे पहली खामी तो ये थी कि जो पैसा है सरकार ज़्यादा इस पर खर्च नहीं करती है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती है। तो जो पैसा है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने जो प्रॉब्लम्स है वो देखे थे। दूसरी प्रॉब्लम हमने देखी थी, जैसा मैं हमेशा कहता था कि आप हिंदी जो वीडियोस है प्रीफर कर रहे हो, अगर आपको हिंदी अच्छी तरीके से समझ में आती है, रादर देन इंग्लिश वीडियोस। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको समझने में आसानी जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे हैं, बच्चे कब पढ़ पाएंगे? जब उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप होने के लिए क्या चाहिए होता है कि उनको जो समझ में आए वो लैंग्वेज में हम समझाएं, है ना। ये हमें हमेशा मैं कहता था कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको हम अगर उनकी लैंग्वेज जो समझ में नहीं आती उसमें समझाएंगे तो कभी इंटरेस्ट डेवलप होगा ही नहीं। मैं ज्योग्राफी आपको जो एमएम एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है, वो किस ढंग से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, है ना। जैसे मैंने पॉलिटी की भी सीरीज ली है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो वही मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप होना जरूरी है। जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। मतलब आप सिर्फ नॉलेज के पीछे नहीं, एक इमेजिनेशन के पीछे भागोगे। इमेजिनेशन के पीछे जब आप भागते हो तो वो रियल इंटेलिजेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर यह होता है कि जब हम इंटेलिजेंस के पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको जाने को ही नहीं मिल रहा है। क्यों जाने को नहीं मिल रहा है? उसके पीछे का कारण ये है कि जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश उन पर थोपी जाती है, उनको समझ में नहीं आता है। उनकी मदर टंग, मतलब घर पर वो बोल रहे हैं हिंदी, लेकिन उनको स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में ये करो, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ घुस ही नहीं रहा है भेजे में। तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट जो है चला जाएगा, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेंगे तो इंटरेस्ट अपने आप चला जाएगा। तो दूसरा था जो लैंग्वेज है, उसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम जो है वो देखा था। तीसरी चीज जो हमने देखी थी ओवर द टाइम पीरियड, जितने भी आर्टिकल्स हमने देखे हैं या फिर जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, तीसरी चीज जो हमने देखी थी वो ये थी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो काफी ज्यादा रट्टा मारो टाइप का है। रट्टा मारो, कौन कितना अच्छा रट्टा मार सकता है उसके ऊपर बेस था, है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। तो अब क्या इनके सॉल्यूशंस निकाले गए हैं? बिल्कुल सॉल्यूशन निकाले गए हैं। और एक चौथा तो वो खैर वो है ही, जो टीचर्स है वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, मन लगाकर नहीं पढ़ाते, वो एक था ही। तो इस तरीके से कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर हम पैसे की बात करें तो अब यहाँ पर सरकार ने क्या बोला है कि 6% ऑफ जीडीपी जो है वो खर्च किया जाएगा। 6% ऑफ जीडीपी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उस पर खर्च किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर लैंग्वेज के लिए भी बोला गया है कि अब मिनिमम 5th स्टैंडर्ड तक जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो तीसरी चीज हमने देखी थी उसके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशंस लाए गए हैं जो हमें मतलब आगे हमें देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ जो टीचर की ट्रेनिंग है उसके लिए भी कुछ यहाँ पर सॉल्यूशंस लाए गए हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर बेसिकली देख क्या रहे हैं, हम यहाँ पर फैक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर फैक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के साथ फीचर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसे एनालाइज नहीं कर रहे हैं। एनालिसिस तो हमें अभी काफी दिनों तक इस पर आर्टिकल चलने वाले हैं कि इसमें ये था, ये होना था, वो होना था, वो होना था, वो चलते रहेगा, वो हम देखते रहेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि फीचर्स कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव किया है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020। और इसका एम क्या है? एम है कि यहाँ पर सेवरल चेंजेस जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो यहाँ पर किए जाए स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक। तो यहाँ पर सभी तरफ से, मतलब स्कूल से लेकर तो कॉलेज लेवल तक चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ ये एम क्या करता है? ये एम करता है कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। क्योंकि सब कुछ डिपेंडेंट किस पे होता है? डिपेंडेंट होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। एजुकेशन सिस्टम कैसी है उस पर निर्भर करता है। आप बहुत सारी कंट्रीज देख लो, एजुकेशन पर बहुत ज्यादा खर्च करती है। और ये हमारी ही यहाँ पर कमी रही है। हमें यहाँ पर कोई सरकार को दोष नहीं देना है, किसी भी सरकार को दोष नहीं देना है कि वो एजुकेशन पर खर्च नहीं करते थे। किसी भी सरकार को दोष नहीं देना है कि वो हेल्थ फैसिलिटीज पर खर्च नहीं करते थे। गलती किसकी है? गलती हमारी है। हम उन्हें जाति के नाम पर वोट देने के लिए तैयार थे, हम उन्हें बाकी जो चीजें हैं कम्युनलिज्म के नाम पर वोट देने के लिए तैयार थे। तो फिर वो लोग बात किस चीज की करेंगे? सामने वाले जो लोग हैं जो वोट देने वाले हैं, अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड चीजें सुनने में, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें सुनने में अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, उस पर वो वोट नहीं देने वाले, तो वो क्यों करेंगे? आज हमने ये करना चाहिए कि अगर आगे भी यही चीज चलती रही ना कि जो पॉलिटिशियंस से अगर एजुकेशन हेल्थ की बात ना करे, तो इसका मतलब है कि हम आज भी नहीं सुधरे हैं। तो इसीलिए सुधरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं एजुकेशन, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ज्यादा हम यहाँ पर सुपर पावर बनाएंगे एजुकेशन के थ्रू। और एक मेजर चेंज जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, जिसे एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो कहा जाता है, तो अब इसका भी नाम यहाँ पर चेंज किया जा रहा है।
इसका नाम यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि सीरियसनेस आ चुकी है कि एजुकेशन ये एक इंपॉर्टेंट हमारा एक पिलर जो है वो देखने को मिलता है, और एजुकेशन पर अब बहुत सीरियसली सरकार देखेगी। मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है क्लियर की गई कैबिनेट के द्वारा। ओनली द थर्ड मेजर चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, फ्रेमवर्क। मतलब क्या है कि अब तक सिर्फ 3 हमें एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिली है। पहली दो कब आई थी, पहली आई थी 1968 में, और फिर उसके बाद इसको रिवर्स कर दो 86 में, 1986 में। ये 2 हमें एजुकेशन पॉलिसीज देखने को मिली थी, और उसके बाद सीधे अभी 2020 में आई है। मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद हमें पॉलिसी जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर फीचर हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, स्कूल, फिर हायर एजुकेशन, फिर उसके बाद बाकी जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले स्कूल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया है, यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन ऑफ प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। ठीक है, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो लाया जाएगा स्कूल एजुकेशन में 2030 तक। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यूनिवर्सलाइजेशन किया जा रहा है, और कहाँ से, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक। मतलब अब तक अगर हम देखें तो जो हमारी जो भी फंडामेंटल राइट्स भी मिले हुए हैं, 6 to 14 ईयर्स मिले हुए हैं, 6 to 14 ईयर्स, राइट। मतलब क्या है कि मतलब जो बच्चा है वो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा तब से उसको अधिकार है। यहाँ पर प्री स्कूलिंग की कभी बात की ही नहीं गई थी, प्री स्कूलिंग की कभी सीरियसली लिया ही नहीं गया था। लेकिन प्री स्कूलिंग भी जरूरी है ना। हम सीधा जो स्कूबा डाइविंग बोलिए, या फिर स्काई डाइविंग बोलिए, या फिर स्विमिंग बोलिए, हम सीधा जाकर उड़ी मारकर तैरना शुरू कर देते हैं क्या स्विमिंग के लिए? हम वहां पर पहले कुछ ट्रेनिंग लेते हैं कि जिससे हमारा मेंटेलिटी, साइकोलॉजिकली हम वो डेवलप हो जाए कि हमें स्विमिंग करना है। हमें फिजिकली जो चीजें चाहिए होती है वो वहां पर मिल जाए जिससे कि हमें स्विमिंग आए, तब जाकर हम स्विमिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि फोकस किया जाता, हाँ चलो पहली में डाल दो, पहली पहली थैली से निकलाने की पहली में डाल दो। ऐसा नहीं होता है यार। तो इसीलिए यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, प्री स्कूल जो है उसके बारे में भी यहाँ पर देखा जा रहा है, और वह वो भी 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब क्या है, कितने बच्चे स्कूल में आए हैं, उसे कहा जाता है स्कूल एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट। अब यहाँ पर क्या है, 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उन्हें फिर से यहाँ पर मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। क्योंकि क्या करते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, घर पे काम होता है या फिर पढ़ाने की फीस नहीं होती है तो निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पर अब क्या किया जाएगा, तो फिर से ये 2 करोड़ जो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल चले गए थे उन्हें यहाँ पर वापस लाया जाएगा। और मेजर चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है, करंट हमारा 10+2 सिस्टम है। मतलब क्या है, 10 तक सीखो उसके बाद 12, है ना, 10+2 सिस्टम है। लेकिन अब यहाँ पर 5+3+3+4, 5 3 3 4 ये किया जा रहा है। मतलब एजेस क्या है, 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब 3 साल का जब बच्चा हो रहा है वहीं से अब उसको यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी स्कूल की। स्कूल में जाने की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वही चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाने वाली। 3 से 8 पहला है, 8 से 11, फिर 11 से 14, फिर 14 से 18। इस तरीके से पूरी 12वीं तक की उसकी पढ़ाई जो है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी। और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो फाउंडेशन है, मतलब पहले हमें क्या था कि ये हो गया 6 to 16, और उसके बाद ये 2, है ना, ये हो गया टोटल 12 तक का उसका। अब यहाँ पर क्या किया गया है, अब यहाँ पर पहला फाउंडेशन स्टेज रहेगा जो प्री स्कूलिंग का रहेगा। इसमें क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मल्टी लेवल जो प्ले हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। फिर बच्चा जो है अब वो स्कूल में जाने के लिए तैयार हो गया, इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए तैयार हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पहली स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्ले, डिस्कवरी, जिससे क्या होगा उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है हमें। हमें अगर हम पहली जाकर उससे किताब में पढ़ाना शुरू कर दे कि हमारे कितने प्लेनेट है, 8 प्लेनेट है, ना बताओ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो अब है नहीं, प्लूटो डार्क प्लेनेट है। लेकिन अगर ऐसा पढ़ाना शुरू कर दे, और वो भी इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दे, वी हैव 8 प्लैनेट्स, चलो बताओ कितने प्लेनेट है, वी हैव 8 प्लैनेट्स, वी हैव 8 प्लैनेट्स, आर सोलर सिस्टम है 8 प्लैनेट्स। ये रट्टा मारते रहेगा वो, है ना। क्यों रट्टा क्यों मारेगा, एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर सोसाइटी जज करेगी कि भैया तुम्हारा बच्चा तो बुद्धू है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब क्या होगा, प्ले, डिस्कवरी, मतलब अब क्या हो सकता है यहाँ पर करने के लिए स्कूल में कितना कर सकते हैं, एक पूरा साइंस ओरिएंटेड पूरी क्लासरूम लगा सकते हैं। वहां पर जाएंगे, साइंस पूरे यहाँ पर, मतलब साइंस बोलिए, जो ज्योग्राफी बोलिए, कि हमारे प्लैनेट जो ऐसे लटके हुए हैं उनको देखकर और अच्छी तरीके से दिखेगा कि अच्छा ये सन है, सन के यहाँ पर पास में मर्क्यूरी है। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने कवर किए हुए हैं एमएम एकेडमी ऐप पर, जो ज्योग्राफी का मैं लेक्चर ले रहा हूँ। जैसे कि वीनस जो है वो इतना शाइन क्यों करता है, उसके पीछे का क्या कारण है। उसी के साथ साथ जो मर्क्यूरी है, वीनस है, उसकी कोई भी मून क्यों नहीं है।
उसी के साथ साथ जो अर्थ सन के करीब प्लैनेट्स है वो रॉकी क्यों है, बाकी गैशियस क्यों है ना। ऑरोरा जो है वो फॉर्म क्यों होता है, उसी के साथ अर्थ जो है वो ब्लू क्यों है। तो ये सारी चीजें इतने काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है मैंने उसमें कवर किए हुए हैं। तो क्या होता है, ये मैंने भी ज्योग्राफी में शुरू करने के लिए जहां से हमारा सिलेबस हो रहा है वहां से कर सकता था कि हाँ चलो अर्थ जो है उसका लॉन्जिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है। लॉन्जिट्यूड मतलब सीधी रेखा, लैटिट्यूड मतलब ऐसी, फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो होती है, टाइम जोन ऐसा होता है, ग्रीनविच मेरिडियन से जाता है। ये करना कर सकता था मैं, लेकिन वही होता था फिर कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं आता है। अब कितने सारे मैसेजेस आते हैं मुझे कि ये लेक्चर्स देख के अब ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है, अब ये लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, किस तरीके से क्या होता है। तो ये जरूरी होता है हमेशा पढ़ाई में। तो ये यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। फिर उसके बाद आएगी मिडिल स्टेज। इसमें क्या होगा, लर्निंग लर्निंग यहाँ पर की जाएगी। उसी के मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें इसमें की जाएगी। फिर उसके बाद आएगी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी रहेगी। नहीं तो क्या होता है, अब एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो एक पर्टिकुलर चीज होती है कि अगर आपको ये पढ़ाई करना है तो यही आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, उसे एक ह्यूमन बनाया जाएगा। मतलब कि अब अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एक यूनिवर्सिटी लेवल का एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो सिर्फ इंजीनियरिंग उसको मिल रही है, लेकिन अब इसके साथ साथ उसको साइकोलॉजी भी अगर दे दी जाए, थोड़ा पॉलिटिकल भी दे दिया जाए, तो ये क्या होगा, एक सभी तरफ से वो एक हेल्दी इंसान बनेगा, है ना। तो यहाँ पर स्कूल में भी वही किया जा रहा है कि वहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लास 10-12 बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर इजियर बनाए जाएंगे। और कितनी इजी बनाएंगे यार, 100% 99% मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब मेरी खुद की बहन को, जो मेरी सगी बहन है, अभी उसका कल ही रिजल्ट लगा है, उसको 99.2% मिले हैं। 99.2% मतलब ठीक है, मार्क अच्छे मिले हैं, मार्क किसी चीज में कटे नहीं है, लैंग्वेज में भी नहीं कट कर रहे हैं, कहीं कुछ कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और कितना इजी बनाएंगे फिर बच्चे। फिर हर बच्चा जो है वो 100%, फिर ये जो बार है वो सेट हो जाएगा 100% का। 100%। तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इजियर बनाने के बजाय थोड़ा डायनेमिक बनाना चाहिए था। डायनेमिक कैसा वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो मैं जो पर्सनल चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा ये चीज़। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली इजियर बोलने के बजाय करना क्या चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो बच्चे सिर्फ फैक्ट्स मेमोराइज करते थे, ठीक है, फैक्ट्स मेमोराइज करते थे, तो अब इनको क्या किया जा रहा है कि थोड़ा और ज़्यादा कॉम्पिटेंसी यहाँ पर लाई जा रही है। जैसे कि मेरी जो बहन है वो जब हिस्ट्री पहले पढ़ रही थी, ज्योग्राफी पढ़ रही थी, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था कि याद ही करना पड़ता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना बोरिंग है। लेकिन फिर मैंने उसको जब पढ़ाया, फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब उसका ऐसा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पेपर में आती है, जो मतलब एमपीएससी की जो पेपर्स हो जाते हैं या फिर यूपीएससी का पेपर हो जाता है, उसके बहुत सारी चीज़ें अभी वो सॉल्व कर लेती है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जब हम उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अपने आप हमें लगता है कि क्यों। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्हाट ये करना आसान है, लेकिन ये रिटर्न नहीं करता है जब तक इसके पीछे हम वाई ना लगाए। तो वाई लगाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो स्कूल गवर्नेंस है ये यहाँ पर चेंज किया जाएगा। नए एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क यहाँ पर लाए जाएंगे कि मतलब आप स्टैंडर्ड जो है किस तरह सेट किए जा रहे हैं। अभी कोई आता है देखने के लिए, हाँ कैसे स्कूल है, हाँ हाँ अरे चलो चाय पीने चलो, प्रिंसिपल के साथ चाय पीने चला गया, फिर उसके बाद बोले कि और क्या चल रहा है स्कूल में, सब सही है सब सही है, ये लो थोड़ा सा लिफाफा रख दिया उसके सामने, तो वो हो गया, है ना। कोई स्टैंडर्ड, यहाँ पर अब स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क यहाँ पर चेंज किया जाएगा। बोथ पब्लिक और प्राइवेट स्कूल जो है दोनों के यहाँ पर अब रेगुलेट किए जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एम्फेसिस जो है फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमर्सी, इसके लिए भी दिया जाएगा। और वोकेशनल एजुकेशन जो है ये क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा विद इंटर्नशिप। ये भी एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ टीचिंग जो है ग्रेड 5 तक वो मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मतलब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो फोबिया है ना हमारे देश में इंग्लिश का, ये फोबिया निकलने को ना, क्या बहुत ही बेकार फोबिया है। मतलब जो ऐसा जज करता होगा ना इंग्लिश आती है क्या नहीं, कैसे बोलता है, उससे अगर कोई जज कर रहा होगा तो उससे मंद बुद्धि इंसान कोई नहीं है। यहाँ पर नो लैंग्वेज जो है वो इम्पोज की जाएगी किसी भी स्टूडेंट्स पर। असेसमेंट रिफॉर्म जो है वो किया जाएगा पूरी तरीके से। और बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो भी यहाँ पर आउटकम ओरिएंटेड ली जाएगी। मतलब क्या है कि आउटकम कैसा आ रहा है बच्चों का, उस पर यहाँ पर किया जाएगा। 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो है टीचिंग की, वो भी यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री जो है वो की जाएगी। तो अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है पढ़ाने के लिए वो भी यहाँ पर चेंज किया गया है। उसी के साथ यहाँ पर जो एनसीईआरटी ये सब जो, वो भी यहाँ पर ये किए जाएंगे।
उसी के साथ हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन में वो रेज किया जाएगा 50% बाय 2035 तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमें 26.3 देखने को मिलता है, अभी से बढ़ाकर 50 कर दिया जाएगा 2035 तक। ठीक है। उसी के साथ होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो है फ्लेक्सिबल करिकुलम रहेगा 3 to 4 years विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, और उसी के साथ अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन उस दौरान। कि मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा जो है अगर उससे बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ हुआ है तो उसका सब वेस्ट हो जाए। नहीं तो आजकल क्या होता है, आजकल अगर कोई फर्स्ट ईयर किसी ने कोई ग्रेजुएशन का किया, सेकेंड ईयर में अगर छोड़ना पड़ रहा है तो मतलब क्या है कि वो 12th पास या फिर 10th पास इस तरीके से ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है करिकुलम में वो यहाँ पर लाई गई है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एमफिल कोर्स जो एमफिल कोर्स है कंप्लीटली यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। और उसी के साथ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा जिससे कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट हो सके। मतलब कि अगर कोई एक इससे दूसरी इसमें जा रहा है तो फिर यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो रहेगा, जिससे कि ये पता रहेगा कि हाँ इसने इतने क्रेडिट जो है, अगर आपने इतना पढ़ा है तो इतने क्रेडिट आपको मिल रहे हैं, है ना। तो ये एक चीज जो है ये बैंक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि क्या रहेगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा ये तो सिर्फ उतना ही है, ये तो उतना ही है, मतलब जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक वो ये हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं जैसे कि यूपीएससी का है कि जब तक अगर आपने ये क्लियर नहीं कर लिया, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर लिया, तब तक लिस्ट में आपका नाम नहीं आया मतलब आप सिलेक्टेड नहीं हो, है ना। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, ऐसा है कि अगर आप इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू में नहीं हो पाया तो ऐसा है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, नॉलेज तो आपके पास है ही, है ना। तो ये जो बैंक है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर क्रिएट की जाने वाली है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है इनके लेवल की। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो यहाँ पर क्रिएट की जाने वाली है, अपेक्स बॉडी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होगा, रिसर्च यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ये सेटअप की जाएगी कि सिंगल अम्ब्रेला बॉडी। नहीं तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो इतनी सारी है ना, टेक्निकली इसके लिए आईसीटी, यूजीसी, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी क्रिएट की जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एंटायर हायर एजुकेशन के लिए, एक्सक्लूडिंग मेडिकल और लीगल एजुकेशन। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है गवर्न किए जाएंगे सेम सेट ऑफ नॉर्म से रेगुलेट करने के लिए। और उसी के साथ यहाँ पर जो 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं जिसमें हमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल देखने को मिलती है रेगुलेट करने के लिए, जनरल एजुकेशन काउंसिल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन फंडिंग के लिए, उसी के साथ साथ यहाँ पर नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल एक्रीडेशन के लिए। तो ये जो है हेकी के अंदर में हमें यहाँ पर 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एफिलिएशन जो है काउंसिल का, अपना कॉलेज का, वो यहाँ पर 15 ईयर्स में फेज आउट होगा। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लर्निंग प्लान जो है, की फीचर जो है वो क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग जो एजुकेशन पे वो अब यहाँ पर रेस की जाने वाली है 6% ऑफ जीडीपी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कर दिया जाएगा। सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट जो है वो यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हम पढ़ाई जो है यहाँ पर कर सके। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। उसी के साथ यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन जो है 3 to क्लास 10, है ना। यहाँ पर लिटरेसी, न्यूमर्सी, ये भी स्किल यहाँ पर डाली जाएगी। मदर टंग में किया जाएगा क्लास 5 तक, ये सब है। फिर हायर एजुकेशन नए अम्ब्रेला रेगुलेटर जो है ये यहाँ पर लाए जाने वाले हैं। और 1 to 2 ईयर पीजी प्रोग्राम जो है ये, और एमफिल जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम कुछ चेंजेस देखते हैं, ऑटोनोमस बॉडी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम ये यहाँ पर क्रिएट की जाने वाली है। ये क्रिएट क्यों की जाने वाली है, फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जो हमारे आइडियाज है उसका फ्री एक्सचेंज हो सके ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम लर्निंग को एनहांस कर सके, असेसमेंट को एनहांस कर सके, प्लानिंग को एनहांस कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन को एनहांस कर सके। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, ये जो है क्रिएट किया जाएगा टू एक्सेस दी स्टूडेंट्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा परख परख परख, पलट नहीं है, परख है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है टू स्टेट अप कैंपस इंडिया में, इसके लिए भी रास्ता जो है वो साफ किया गया है। जो जेंडर इंक्लूजन फंड है वो यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, उस पर एम्फेसिस जो है वो दिया जाएगा। नेशनल इंक्लूजन जेंडर इंक्लूजन फंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल एजुकेशन जोन जो है, डिसएडवांटेज जो ग्रुप होता है, जो रीजन्स होते हैं उसके लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट जो है पाली, पर्शियन, प्रकृत,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। उसी के साथ साथ जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज करने की बात की जा रही है। एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट। करंटली इंडिया अगर हम देखें 4.6, बहुत सारी जगहों पर 3% भी बोला जाता है, लेकिन 4.6 जो है ये देखने को मिल रहा है टोटल जीडीपी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर हम देखें तो 7 से 8% तक भी खर्च करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिटल ड्राइव जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। टेक्नोलॉजी एजुकेशन में एक ऑटोनोमस बॉडी जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये यहाँ पर क्रिएट किए जाने वाली है, जिससे कि आइडियाज जो है टेक्नोलॉजी पर वो यहाँ पर एनहांस हो सके, एक्सचेंज हो सके। और उसी के साथ डेडिकेटेड यूनिट जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए वो भी यहाँ पर किया जाएगा। इंटीग्रेशन जो है टेक्नोलॉजी का वो भी यहाँ पर किया जाएगा क्लासरूम प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर एजुकेशन अगर हम देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री यहाँ पर पाई जाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फिर सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, उनको भी यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी के साथ प्रोफेशनल एजुकेशन, यहाँ पर क्या है वोकेशनल एजुकेशन की जो बात की थी तो वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान ये स्ट्रीम का है तो उसको यही स्ट्रीम का पता है, अलग अलग स्ट्रीम की भी चीज़ें दी जाएगी। कोडिंग जो है, कोडिंग का भी यहाँ पर जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिल रही है, और ये एजुकेशन पॉलिसी चेंज ला सकती है ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी जो इस पर क्रिटिज्म है या फिर फेवर में चीज़ें हैं, अच्छी क्या है बुरी क्या है, ये तो हम आगे देखने वाले हैं ही। थोड़ा बहुत एनालिसिस अगर हम करें, ये एनालिसिस उस तरीके का नहीं है, थोड़ा बहुत एनालिसिस अगर हम करें तो ये इंक्लूसिव है, पार्टिसिपेटरी और होलिस्टिक अप्रोच हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा। ये प्रोग्रेसिव शिफ्ट है ना, मोर साइंटिफिक अप्रोच जो है उसकी तरफ। नहीं तो अब तक क्या है, ब्रिटिश काल से अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पर जो मार्क्स है वो लाने के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर एक लेबर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। लेबर क्रिएट नहीं करना है हमें यहाँ पर ह्यूमंस जो ब्रेन है उसको यहाँ पर डेवलप करना है, जिससे कि क्या हो, यहाँ पे बॉस बने, ना कि एम्प्लॉय बनने के लिए लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है जिससे कि जो बच्चे हैं सभी लेवल पर वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एजुकेशन इन इंडिया देखिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ये पूरे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी है, न्यूज़पेपर में नहीं आई थी, सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन यहाँ पर भी अगर देखोगे आप तो ये कोई भी एजुकेशन पॉलिसी जो भी आएगी पेपर में उसमें हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम देखें एजुकेशन के मामले में, पार्ट 4 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 45, 39F डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पर प्रोविजन था स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन, हमने पॉलिटी में कवर किया हुआ है। 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, वो एजुकेशन को मूव करना है फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। उसी के साथ यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करती है ब्रॉड डायरेक्शन, ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 का, उसमें यहाँ पर राइट जो है, फंडामेंटल राइट यहाँ पर लाया गया अंडर आर्टिकल 21A, ये भी हमने कवर किया हुआ है। उसी के राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, ये एम करता है प्राइमरी एजुकेशन जो सभी बच्चों को मिलना चाहिए 6 to 14 ईयर्स, है ना। उसी के साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर हम देखें तो सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील स्कीम है जहाँ पर बच्चों को खाना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। आ गया है रफाल। रफाल भारत में आ चुका है, गेम चेंजर है। नाउ आईएएफ चैलेंज टू बूस्ट इट्स स्ट्रेंथ। बेसिकली क्या है, ये है कि स्ट्रेंथ जो है 29 स्क्वाड्रॉन्स 2023, इसमें हमें 2 रफाल स्क्वाड्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं और 1 एडिशनल MiG 29 स्क्वाड्रॉन देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या है, फ्रांस से यहाँ पर लाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बेमतलबी अगर बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते रहोगे तो मतलब नहीं है ना रफाल के बारे में, क्योंकि आपको पॉलिटिकल चीज़ें एग्जाम में आएगी नहीं। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमें यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर रफाल जो उसके स्पेसिफिकेशन जो है उस पर नजर डाल लेनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही कम संभावना है कि आपको लेंथ कितनी है, फेरी रेंज कितनी है, ये सारी चीज़ें नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको पूछा जा सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम जो होती है तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर पूछा जाता है। तो ये कहाँ से लाया है हमने, फ्रांस से लाया है, ठीक है। तो ये आपको कभी कभार पूछा जा सकता है। उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे विंग स्पैन कितना है, फ्यूल, तो कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। अब रफाल जो है वो एसेंशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बिगेस्ट चैलेंज था हमारा वो क्या था कि हमारी स्ट्रेंथ जो है फाइटर जेट्स की वो डिप्लीट होती जा रही थी, तो उसे अब ये स्ट्रेंथन कर देगा। तो ये एक बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है रफाल का। अब इंडिया को रफाल चाहिए क्यों,
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम परस्पेक्टिव से ये जो स्लाइड है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप फालतू टाइम वेस्ट कीजिए मत। रफाल अगर हम देखें तो रफाल क्या है, ये पहला आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि ये मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर है, ठीक है, इसके एक ही रोल नहीं है, मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ये ग्राउंड सपोर्ट जो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इन डेप्थ स्ट्राइक के लिए भी, एंटी शिप स्ट्राइक के लिए भी कैपेबल है कि स्मॉल न्यूक्लियर वेपन जो है उसे भी कैरी कर सके। तो यही 3 स्टेटमेंट आपको सीधे पूछ दिए जाएंगे रफाल के बारे में, और कौन सा सही है बताओ, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और लाया कहाँ से, डसॉल्ट, ठीक है, वहां से लाया गया है, कभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है तो हमने फ्रांस से लाया है, ठीक है। तो बस इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी फालतू का आप रफाल के ऊपर ये मत कीजिए। अब यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर तेजस जो है उसके बारे में भी बात की गई है, तो उसके बारे में भी देख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तेजस जो है इनकॉर्पोरेट करता है हाईली रिलायबल क्वाडक्रॉप्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। उसी का रोल अगर हम देखें, एयरक्राफ्ट जो है शोकेस करेगा मल्टी रोल कैपेबिलिटी, जो हमने अभी देखा हुआ है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है एरियल सीडिंग के बारे में। यहाँ पर ग्रीन कवर जो इंक्रीज किया जाएगा अरावलीज का। अब ये मेथड कौन सी है, अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है एरियल सीडिंग उसी के साथ साथ जो डार्ट सीडिंग होती है इसके बीच में, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ये बेसिकली होता है इनमें, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो एरियल में दो चीजें आती है, उसी का एक पार्ट है डार्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर एरियल सीडिंग टेक्निक जो है उसे यहाँ पर ये किया है जिससे कि ग्रीन कवर जो अरावली में, अरावली एरिया, वो यहाँ पर इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर एरियल सीडिंग होती क्या है, सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काफी बार न्यूज में रहा है, कंटिन्यूसली न्यूज में रहा है। ये एक प्लांटेशन टेक्निक है जहाँ पर सीड बॉल जो है वो बनाए जाते हैं, और उसी के साथ साथ जो क्ले है, कंपोस्ट है, चार है, इन सब का यहाँ पर मिक्सचर में उसे गुंडाला जाता है और फिर उसे हवा से स्प्रे किया जाता है। कैसे, प्लेन से, हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से, इससे ऊपर से फेंक दिया जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि एरियल सीडिंग मतलब ये दो तरीके की है। एक तो सीधा ये है कि आप सीड जो है ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, मतलब आप ऐसा होता है ना, सीड फेंक दिया आपने तो जर्मिनेट होगी, फिर उसके बाद उसमें से पेड़ पौधे निकलेंगे, ऐसा होता है। डार्ट में क्या होता है, ये जो डार्ट है इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि आप सीड अगर 100 फेंक रहे हो नीचे, उसमें से हो सकता है कि 50 में ही प्रॉपर तरीके से झाड़ वो बन जाए। लेकिन डार्ट में क्या होता है कि पहले से ही उसे न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ होता है और वो फेंका जाता है नीचे, वो जमीन में ऐसे गड़ जाता है। यहाँ पर आप देखिए डार्ट टाइप बनाया गया है और ये जमीन में जाता है और वहां फंस जाता है, और यहाँ पे पहले से सॉइल आपको नजर आएगी, सीडिंग आपको नजर आएगी, मतलब छोटा सा यहाँ पर जो पौधा है वो तो बनाया हुआ है। फिर क्या होता है, जैसे ही ये जाता है वैसे ही ये पूरा निकल जाता है और फिर ये अपने आप जो पेड़ है वो बनकर उभरता है। तो इसके चांसेस जो है काफी ज्यादा होते हैं, हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सीड बॉर्ड या फिर जो पेलेट्स है ये यहाँ पर टारगेटेड एरिया जो है वहां पर दे दिए जाते हैं, कोट किया जाता है, फिर उसके बाद जो उसे स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा, वो जा जाकर वहां पर चिपक जाएंगे। और उसी के थोड़ा यहाँ पर वेट भी डाला जाता है, जिससे क्या है, विंड्स के वजह से वो इधर उधर ना फैले, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इनफ रेन वगैरह आ जाता है वैसे ही यहाँ पर न्यूट्रिएंट तो पहले से मिले हुए हैं, उससे ये सही तरीके से हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हो ड्रोन के जरिए जो है वो भी यहाँ पर स्प्रे किया जाता है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ऐसे एरियाज जहाँ पर हम नहीं पहुंच पाते हैं पेड़ लगाने के लिए, जहाँ पर हम ट्रेडिशनल वे से पेड़ नहीं लगा पाते हैं, तो वहां पर इसका अच्छा खासा उपयोग हो सकता है। जैसे आप अरावली का एरिया देखोगे जहां पर ये करने की बात की जा रही है, वहां पर ट्रेडिशनल वे से लगाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो एरियल सीडिंग है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अच्छे तरीके से आप सीडिंग कर पाओगे। तो एरिया जो कि इनएक्सेसिबल है, स्टीप स्लोप है, फॉरेस्ट रूट्स नहीं है, तो वहां पर काफी मुश्किल हो जाता है। तो वैसे एरियाज में यहाँ पर अच्छी खासी हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस जो है सीड जर्मिनेशन और ग्रोथ जो है ऐसे एरियाज में वो इसके थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने यहाँ पर प्रोसीजर, एप्लीकेशन और उसी के साथ बेनिफिट्स यहाँ पर दिए हैं एरियल सीडिंग और डार्ट सीडिंग के। दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन डार्ट सीडिंग जो है वो एरियल सीडिंग का ही एक पार्ट है। तो ये अगर आप देखोगे वेल स्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरली अचीव किया जाता है नॉट विद डार्ट्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो डार्ट जो होते हैं जिसको टोक हो उसी से फेंक के किया जाए, ये सीड जो है वो स्प्रे किया जाता है थ्रू एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स, ठीक है। अब यहाँ पर डार्ट सीडिंग अगर आप देखोगे तो सेम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो है एरियल सीडिंग का वही देखने को मिलता है। प्लांटेशन जो है जहां पर इनएक्सेसिबल एरियाज में वहां पर किए जाते हैं, और डार्ट जो है उसमें सीड्स होते हैं जैसा मैंने आपको फोटो में दिखाया था, फिर वो वहां पर जाते हैं और वो चिपक जाते हैं और फिर वहां पर सारी प्रोसेस होती है। अप्लीकेशन अगर हम देखें एरियल सीडिंग, देखिए एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरियल सीडिंग जो है ये सिर्फ प्लांट लगाने के लिए, वेरियस क्रॉप जो है उसी लगाने के लिए नहीं, लेकिन जो ग्रासेस है उसको भी स्प्रेड करने के लिए होता है। जो ग्रासेस है अगर कहीं पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से कुछ
प्रॉब्लम की वजह से खत्म हो रही है, तो वहाँ पर ग्रासेस भी लगाने में होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वेरियस क्रॉप जो है उसको लगाने के लिए होता है। बेनिफिट अगर हम देखें तो अडॉप्ट की गई क्योंकि ये क्विक है, मोर इफेक्टिव है ना। जो मैन्युअली हम करते हैं, मैन्युअली अगर हम करें तो एक इंसान 100 इंसान यहाँ पर 100 प्लांट लगाएंगे, लेकिन यहाँ से क्या होगा, 1000 बीज जो है वो फेंक दोगे। 1000 बीज का यहाँ पर कम से कम आप समझ लीजिए कि 800 तो हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्विक होता है, फटाफट यहाँ पर फेंक दिया, फटाफट यहाँ पर जो जर्मिनेशन हो गया, सारे प्लांट्स हो गया, ऐसा होता है, ठीक है। और जो एक्सेसिबल एरियाज नहीं है वहां पर भी ये होता है। एरियल सीडिंग, सीड जो है वो जर्मिनेट होना फेल होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप सीड से फेंक रहे हो तो हो सकता है उसका रेशियो 50% रहे, है ना। लेकिन डार्ट में क्या होता है कि यहाँ पर बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल की, क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ज्यादा बेटर चांसेस होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। अब जो स्पीशीज है, कौन से स्पीशीज यहाँ पर डिसबर्स किए जा रहे हैं, तो जो नेटिव है उस एरिया में, ठीक है, वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं, सीड बॉल उसके बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अरावली जो है यहाँ पर है, और अरावली जो है हमारे मानसून जो आता है यहाँ से उसको पैरेलल है। जैसे मैं आपको कहता हूँ हर कड़िया जुड़ाई है, तो अरावली आया तो अरावली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, ठीक है। यहाँ पर जो सांबार लेक भी हमें देखने को मिलता है राजस्थान में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है इससे रिलेटेड, वो सब आपके दिमाग में अपने आप आ जाने को ना, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। किसी भी चीज़ का एजुकेशन सिस्टम में ला रहे हैं ना, तो यही सिखाने के लिए हम एक टॉपिक को कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से देख सकते हैं। एरियल सीडिंग प्लांटेशन अरावली में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशली मतलब अरावली रीजन जो है ये स्पेसिफिकली उसको रहेगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट है पहुँचना, इनएक्सेसिबल है ना। जो लो वेजिटेशन डेंसिटी है उसे यहाँ पर फिर से हम जागरूक कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट वी डिजर्व। गवर्नमेंट वी डिजर्व, अब देखिए बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका सारी जो चीज़ें वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसका सार इंपॉर्टेंट है सिर्फ, कि सार क्या है और प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो आपको सिर्फ यही चीज़ें जो है वो कवर करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हमने देखा था जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें जाना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए, यह हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर उसको काउंटर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम जो है वो हमारे सिस्टम में है, सिस्टम में चेंज करना चाहिए, तो वो यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पर बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा वो क्या है, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट मतलब जो पॉलिटिशियन है वो डिफेक्शन करते हैं। एज पर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है ना। काफी देखने को मिल रहा है आजकल, काफी सुनने को मिल रहा है। मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज, आप देखिए इस लाइन को, इतनी सी लाइन है पर समझिए, यही हमें मेंस में लिखना होता है। एक लाइन लिखनी होती है लेकिन उसमें हमें बहुत सारी बातें कहनी होती है, ठीक है। यही मेंस में अगर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन अपनी जो लैंग्वेज है आंसर राइटिंग की वो सुधारने के लिए, ना कि समझा तो मैं यहीं पर रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी है और कांग्रेस है, दोनों की अपनी आइडियोलॉजी, अगर आइडियोलॉजी चेंज ना हो तो फिर ये दोनों अलग पार्टी की होगी, एक ही होगी ना, क्योंकि इनका भी मोटो क्या है, देश का हित में काम करना, इनका भी मोटो क्या है, देश के हित में काम करना। लेकिन आइडियोलॉजी चेंज होने की वजह से कि हम इस तरीके से देश की रक्षा कर सकते हैं, देश का हित देख सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा ये वे ऑफ लुकिंग है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारे भी क्लैशेस जो होते हैं पेरेंट्स के साथ, कभी कभार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स के साथ जो है क्लैशेस होते हैं पढ़ाई से लेकर या फिर करियर से लेकर, वो क्यों होते हैं, आइडियोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से। आपको लगता है वो भी आपके हित के बारे में सोच रहे हैं, आप भी आपके अच्छे के लिए सोच रहे हो, लेकिन आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होते हैं कि मैं सोच रहा हूँ इस रास्ते से जाऊंगा तो मेरा अच्छा होगा, वो सोच रहे हैं कि नहीं ये रास्ता सही है। यही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आइडियोलॉजी के बेसिस पर हमें मोस्टली पार्टीज देखने को मिलती है। अब सोचिए कि इसमें जो भी कांग्रेस से जुड़े जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल ये इंसान कांग्रेस का है, ठीक है। अब मतलब क्या है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, इसको कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद है। लेकिन अगर ये कुछ पैसों से 500 रुपए में बिक गया और बीजेपी में चला गया, तो इसकी आइडियोलॉजी कहाँ गई, आइडियोलॉजी कहाँ गई। वही यहाँ पर बोला गया है कि पॉलिटिशियन जो है वो क्या करते हैं, डिफेक्शन करते हैं, है ना। मतलब उनके लिए कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अब कोई है ही नहीं, इसे लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स है, कि हमारी कमिटमेंट एक को है नहीं, जहां पैसा, हमारी आइडियोलॉजी मतलब पैसा, ठीक है, जहां दिखा पैसा वहां पैर फिसला, इस तरीके से। तो क्या है, अनलाइक टू चेंज इवन इफ इंडिया मूव टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पर ये ऑथर क्या बोल रहे हैं कि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गए भी, फिर भी ये थोड़ी चेंज होने वाला है, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बल्कि और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। पावर रिटेन करने के लिए सारी चीज़ें होती है, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सारी चीज़ें होती है। उसी के साथ यहाँ पर क्या है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर डेडलॉक जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। मतलब कैसा
कि अगर कोई बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है, ठीक है, कोई बिल अगर इंट्रोड्यूस किया गया है, उस बिल पर अगर डिबेट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करो, उस सेशन को ही रोक दो, हु करके उस सेशन को रोक दो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि ऐसी प्रॉब्लम्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगी। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का प्रॉब्लम होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का प्रॉब्लम होता है, तो और ज्यादा बढ़ जाएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, है ना। बहुत सारी चीजें जो है एग्जीक्यूटिव रोक देगा, लेजिस्लेचर रोक देगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर आता है कास्ट, कम्युनल कंसिडरेशन। ये बड़ा रोल अदा करता है इंडियन इलेक्शन में। अब यहाँ पर आप देखिए, आज भी बहुत सारे नेता हैं जो कास्ट की बात करते हैं, मतलब वोट्स मांगते हैं तो कास्ट के बेसिस पर, कम्युनल इसके बेसिस पर। अब ये जब वोट इस पर मांग रहे हैं, तो क्या उनकी गलती है? गलती हमारी है कि हमने आज तक उसी बेसिस पर वोट किया है। अगर हम देखें सोसाइटल वायरस, है ना, ये सीधा डिसअपियर नहीं हो जाएगा अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शिफ्ट हो गए तो। ये जो सोसाइटल वायरस है कि कम्युनल इस पे हम वोट देंगे, जो हमारे जात की बात करेगा उसके वोट करेंगे, ये चलने वाला है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गए तो भी, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम कंसिडरेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा प्रेसिडेंशियल कैबिनेट को चूज करने में भी, कि हाँ ये इसका ले लो, ये समाज का ले लो, मतलब ये समाज के लोग हमारे तरफ आ जाएंगे, इसका ले लो, ये हमारे तरफ आ जाएंगे। बहुत सारे नेता जो है वो सिर्फ उसी बेसिस पर तो टिके हुए हैं, कास्ट के बेसिस पर, कि भाई इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ करो ना, उनको वोट करो। तो यहाँ पर क्या है, हमें यूनाइटेड एज ए नेशन यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर वायबल पार्टी स्ट्रक्चर जो है उसका अब्सेंस, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये और तथा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है इलेक्टेड लेजिस्लेचर का वो यहाँ पर लेकर आएगी, स्पेशली जो अपोजिशन पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये भी हमें एक प्रॉब्लम जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शिफ्ट होकर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है हमारा पॉलिटिकल कल्चर। जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, मतलब जिसके लिए वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, अगली बार जब वो वोट मांगने के लिए आए तो उन्होंने एजुकेशन की बात करना चाहिए, उन्होंने हेल्थ की बात करना चाहिए, तब जाकर आप वोट करो। आप कास्ट के बेसिस पर मत करो, तो फिर अपने आप वो लोग मांगना बंद कर देंगे। बट ऑब्वियस है कि बॉलीवुड वाले जो भी चीजें दिखाते हैं वो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज देख रहे हैं, उनको उससे पैसा मिल रहा है। इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाना शुरू कर देंगे, हम देखेंगे नहीं, उनको फायदा नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट पावर। पावर लेने के लिए जो लोगों को चाहिए वो करेंगे ना वो, तो लोगों को जो चाहिए वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये मत भूलिए, पॉलिटिशियंस कोई एलियन नहीं है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो जो बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी ही बोल रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं। ये हमने समझना चाहिए। हम नहीं समझते, हम क्या करते हैं, वो पॉलिटिशियन तो पागल है, ये पॉलिटिशियन तो ये बात करता है, वो पॉलिटिशियन तो, अरे बाबा वो पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो जो बोल रहा है वो सारे लोग बोल रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहा है, ठीक है। कोई पॉलिटिशियन अगर कविताओं में एकदम सीरियस चीज चल रही है, वहां पर हमारे सोल्जर जो है वो शहीद हो रहे हैं, अगर कुछ देश में बड़ी बाढ़ आ रही है, और अगर कोई एक कविताओं से हंसाने की कोशिश करता है पार्लियामेंट में, तो ये क्यों कर रहा है वो? इसीलिए कर रहा है क्योंकि लोग वो चाहते हैं। ये चीज हमें देखने को, तो हमें पहले चेंज होना पड़ेगा। हमें पहले जिस लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है वो चेंज हो सकता है। वोटर ने चॉइस यहाँ पर बेस्ड ऑन कम्युनल कास्ट, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ इमोशनल अपील जो है वो कर लेते हैं, है ना, पब्लिक नीड्स को सर्व करने की वो इमोशनल अपील कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी अभी सेंटर जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो कंपेंसेशन प्रोवाइड कर रहा है स्टेट को। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, सिर्फ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए आर्टिकल लाया हूँ। मतलब कि मुझे आपसे ये पूछना है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी ना, इंक्लूडिंग आर्टिकल, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखिए, ठीक है, जरूर लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जीएसटी का वो यहाँ पर मतलब कंपेंसेशन जो है स्टेट्स को प्रोवाइड किया गया है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। जो हम पहले से बहुत सारी चर्चा करते आ रहे हैं कि जो स्टेट है उनको यहाँ पर नुकसान हो रहा था, है ना, स्टेट को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। सेंटर अगर हम देखें तो सेंटर के पास पूरा जीएसटी जो है वो कलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर स्टेट के पास पहले क्या था, कंपेंसेशन मतलब क्या है, पहले वैट लगा देते, वैट में वो लगा रहे हैं 18%, ये पूरा 18% मिल रहा है स्टेट को। लेकिन अब सेंटर ने क्या किया, जीएसटी लेकर आए हैं, मतलब अब जो स्टेट है उसको 9% ही मिल रहा है।
तो बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या, तो वो सेंटर कंपेंसेट करके देगी। लेकिन सेंटर अगर हम देखें तो उनके पास ही पैसा कम आ रहा है, क्योंकि लोग कुछ खरीद ही नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी कलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। तो अब यहाँ पर कंपेंसेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंपेंसेशन दे रहे हैं, क्योंकि स्टेट की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वही चीज़ पूरी यहाँ पर दी गई है। कंपेंसेशन जो है, क्लियर्ड कंपेंसेशन ड्यूज 1.65 लाख करोड़, इतना हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा आगे कैसा जो जीएसटी है वो यहाँ पर मिलता है। अब कंपेंसेशन जो है, कंपेंसेशन गैप जो यहाँ पर कंपेंसेशन गैप हो रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कंपेंसेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, तो कहाँ से मीट करेगी, कहाँ से वो पैसा लाएगी। तो हमने देखा था कौन कौन से रास्ते थे, मार्केट बोरिंग, है ना, याद आ रहा है आपको आर्टिकल, मार्केट बोरिंग डिस्कस किया गया था जीएसटी काउंसिल के द्वारा। उसी के साथ साथ जो जीएसटी रेट से उसको हाइक करने की बात की गई थी, जो स्टेट है उन्होंने अग्री नहीं किया, है ना, ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। तो अब यहाँ पर हम जब मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं, उसका जो जवाब है वो है लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।